जय हिंद दोस्तों। आज की बातचीत एक विशेष विषय पर करनी थी। हमारे हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक शिकायत रह रही है कि सर हमारा सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है। क्या यूपीएससी या बीपीएससी हमारे साथ कोई बेईमानी कर रहा है? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं आज के दिन कि सर आपके साथ कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। आप स्वयं से पूछिए। आप कहते हैं कि 2013 के बाद यूपीएससी ने सिलेबस में परिवर्तन कर दिया, जिसकी वजह से आप सीसेट के एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं दे पाते हैं और आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, यानी आप उत्तर लेखन की शैली में कहीं भी किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि भाषा तो कभी किसी से कम हो ही नहीं सकती। हर भाषा अपने आप में बहुत अच्छी होती है। इसके बावजूद क्या वजह है? आपने कभी इसको पकड़ने की कोशिश की क्या? आइए इस विषय पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन लिस्ट रहा है, जैसा कि दृष्टि आईएएस के हमारे दिव्य कीर्ति सर ने भी कहा कि 2013 के बाद ये क्रमशः सिलेक्शन कम होते गया और आज के डेट में बहुत कम सिलेक्शन हिंदी माध्यम से स्टूडेंट्स का हो रहा है। तो जो हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या सर? वो क्या करें फिर? जिन्होंने 10th और 12th तक की पढ़ाई, जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की है, वो क्या करें सर? तो मेरा इतना ही कहना है कि ज़रा सोचिए। आप एक माध्यम को लेकर रो रहे हैं कि सर मेरा तो माध्यम हिंदी है, मुझे तो समय लग जाएगा। तो आपने एक तो माइंडसेट बना लिया। दूसरा, आपके साथ एक बहुत ही विचित्र बात ये हो जाती है कि जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो एडवांस टेक्स्ट बुक्स हैं, वो सारे इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, तो देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम में ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि जो बेसिक रिसर्च हुई है वो ज़्यादातर करके विदेशों में हुई है और विदेशों में भी दूसरे लैंग्वेज में हुई है। और जिन लोगों ने उन चीज़ों को ट्रांसलेट किया वो भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले इंग्लिश माध्यम के ही लोग थे, तो उन्होंने उसको इंग्लिश माध्यम में ही लिखा। तो आपके पास एक डबल ट्रांसलेटेड चीज़ आती है आपके हाथ में, जो एक मूल कॉपी की प्रतिलिपि होती है। जितने भी इंग्लिश माध्यम के अखबार होते हैं, अगर आप द हिंदू को देखें, अगर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया को देखें, ये सारे जो अखबार होते हैं इनका जो लेखन शैली होता है, इनकी जो न्यूज़ होती है, वो द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब अलग हो जाती हैं। अगर आप हिंदी के देखें तो उसमें लोकल न्यूज़ काफ़ी रहता है। एस्पिरेंट्स के लिहाज से न्यूज़पेपर्स वाले हिंदी माध्यम में नहीं लिखते हैं। तो कमी कहाँ है? क्या उनमें कमी है कि कमी हमारे अंदर है? सर अगर आप मेरी बात माने तो कमी हमारे अंदर है। इस चीज़ को वैसे समझें आप कि आप अमूमन तैयारी शुरू करते हैं 19-20 साल की उम्र से, और 19-20 साल की उम्र से लेके अगर आप देखें तो मैक्सिमम एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 32 साल मिलते हैं सर, और एक SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 37 साल मिलते हैं सर। तो टोटल किसी को 12 साल मिल रहे हैं और किसी को 17 साल मिल रहे हैं। और इसके बावजूद अगर कोई भाषा का रोना रो रहा है तो ये तो उसकी कमजोरी है सर। आप 10 साल तक मैट्रिक पढ़ते हैं, 2 साल आप 12 पढ़ते हैं, 3 साल आप ग्रेजुएशन करते हैं, 10 साल में आप 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं सर। जो आप मैट्रिक की परीक्षा देते हो, 10th की जो बोर्ड देते हो, उसमें आप हिंदी, एक रीजनल लैंग्वेज अगर जहाँ किसी बोर्ड में हो तो, नहीं तो संस्कृत और इंग्लिश, ये 3 भाषा तो पढ़ते ही पढ़ते हो। 2 साल में जो बच्चे इंटरमीडिएट में जाते हैं, 10+2 में जाते हैं, वो संस्कृत भूल जाते हैं, उनके साथ हिंदी और इंग्लिश बनी रहती है, कोई रीजनल लैंग्वेज बनी रहती है। और जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचते हो तो कोई एक लैंग्वेज में पढ़ते हो, या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या तो कोई रीजनल लैंग्वेज। तो टोटल 15 साल में आप किसी एक या 2 लैंग्वेज में पारंगत होते हो, जिस वक्त आपका बौद्धिक विकास बहुत नेसेंट स्टेज में रहता है, जो बढ़ रहा होता है। सर 20 साल के बाद आप अपनी जब उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पे आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें अगर आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर आप किसी भाषा को नहीं सीख पाए तो ये कमी आपकी है। ये कमी उस सिस्टम को सेट करने वाली की नहीं है। आपको खुद को डेवलप करना होगा कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है और वो युद्ध बुलेट से लड़ा जा रहा है, तोप चल रही है, गोली चल रही है, बारूद चल रहे हैं,
और वहाँ पे आप युद्ध लड़ना भी चाहते हैं और उस युद्ध को जीतना भी चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको उस युद्ध के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास तलवार होगा तो आप कैसे जीतेंगे? आपको तलवार का त्याग करना पड़ेगा और उस तरह के युद्ध को में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उस तरह की शैली को सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम या कोई रीजनल माध्यम से सिलेक्शंस नहीं होते हैं, सिलेक्शंस कम होते हैं, लेकिन हमें अपने चांसेस को बढ़ाना है। और चांसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम दोनों लैंग्वेज में पारंगत होंगे। हम यहाँ पे इस बात का रोना नहीं दे सकते कि सर सीसेट में तो इंग्लिश माध्यम में जो पूछता है तो वहाँ गद्यांश में तो कुछ भी लिख देता है हिंदी में ट्रांसलेट करके, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या लिखा है। बिल्कुल सही बात है। तो इंग्लिश नहीं जानने के लिए किसने कहा है? किसी ने नहीं रोका है। आप इंग्लिश माध्यम को भी उतने ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप उन एसेज को, उन पैराग्राफ्स को उतने ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए सर, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप 1 साल या 2 साल प्रिपरेशन में देते हैं, अमूमन जो स्टूडेंट होता है वो ऐसा माइंडसेट लेके आता है कि मेरा जो मैं टेस्ट लिखने वाला हूँ, जो जिस प्रीलिम्स में अटेम्प्ट होने वाला हूँ, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। अमूमन लोग यही सोचते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मैं 3 या 4 साल का स्पैन लेके आता हूँ। कुछ सोचते हैं कि नहीं, मेरा तो सिलेक्शन जब तक नहीं होगा मैं रहूँगा, सारा या तो अटेम्प्ट खत्म होगा या तो एज लिमिट खत्म होगी, लेकिन मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स भी अगर चाहें तो अगर वो हिंदी माध्यम के हैं तो वो इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन ही तो सीखना है जी, आपको और क्या सीखना है? और उसमें क्या, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन अगर और टेंस, इन 3 चीज़ को अगर आपने सीख लिया तो आपको आंसर लिखने में भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि नॉलेज तो आपको मिल ही रहा है। आप इंग्लिश में पढ़ तो सकते हैं, आप उसको समझ तो रही हैं। आप कहते हैं कि सर मैं लिख नहीं पाता हूँ। लिख नहीं पाते हैं सर, किसी अच्छे से इंग्लिश टीचर के पास जाइए, 6 महीने इन्वेस्ट कीजिए और आप देखिएगा कि आप उन अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से भी आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करते हैं, और आप चूंकि नए नए हैं तो आप बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बहुत आसान वर्ड यूज़ करेंगे। और सर आयोग तो यही खोजता है कि आसान भाषा में सारी चीज़ें हों, है कि नहीं? तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए कि सर हिंदी माध्यम हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होते हुए भी आप कहेंगे सर मैंने 10वीं 12वीं तो मैंने वहाँ तक 12th तक और ग्रेजुएशन तो हिंदी से ही किया है। आप कह रहे हो कि अब आज के डेट में आप कह रहे हो कि सर इंग्लिश पढ़ो, ऐसा पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है। अगर 12 साल में, 17 साल में, अगर इतने सालों का टाइम अगर किसी को मिले सर, उतने में 4 साल की इंजीनियरिंग 3 बार हो जाएगी 12 साल में। आप जरा सोचो, एक बार और 10th पूरी तरह से पढ़ लोगे, पहली क्लास से शुरू करके 10th तक 12 सालों में। तो अगर इतनी चीज़ें मिल रही हैं, इतना समय आपके पास है, अगर आपने माइंडसेट कर रखा है, तो सर आप क्यों नहीं एक लैंग्वेज सीख सकते हो? अगर आप नहीं सीख पाओगे इसका मतलब यह है कि सर आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हो। ये लर्निंग एटीट्यूड का अभाव कहा जाएगा। अगर आप इतने सालों में भी किसी एक भाषा दूसरी भाषा में पारंगत नहीं हो रहे हो तो ये एक लर्निंग एटीट्यूड की कमी कही जाएगी। आप अपनी प्रतिभा को पहचानें, और अगर आपको लग रहा है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीसेट एक बैरियर बन रहा है, जहाँ पे जो कंप्रहेंशन की जो पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, जो गद्यांश दिए रहते हैं सर, उनको हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, समय नहीं मिलता है हमें। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि सर आप इंग्लिश भाषा को अच्छे से पढ़ें। आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते कि आयोग की तरफ से कोई गलती है। सर आयोग अपनी तरफ से बिल्कुल सही है, आपको उसने भरपूर समय दिया है, आप उस समय का सदुपयोग करें और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बना के रखें। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ये न कहें कि कोई भी सब्जेक्ट मटेरियल, कोई भी वीडियो लेक्चर इंग्लिश में ही क्यों उपलब्ध है, हिंदी में लिखा गया है तो क्लिष्ट भाषा में क्यों लिखा गया है? मजबूरी है सर, क्योंकि जो अनुवादक हैं वो हिंदी में पीएचडी नहीं है, वो कहीं ना कहीं गूगल से ट्रांसलेट करके ही लिखते हैं। तो आपको उनके स्तर पे आना होगा, न कि उनको आपके स्तर पे आना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, उनको नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर लिखने वाले को यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं चाहिए, बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं चाहिए, आरआईएस में सिलेक्शन नहीं चाहिए, न ही यूपीपीएससी में चाहिए, किसी में नहीं चाहिए। हिंदी बेल्ट के किसी भी सर्विसेज में उन न्यूज़पेपर वालों को, उन टेक्स्ट बुक राइटर्स को नहीं चाहिए। हाँ, कोचिंग वाले
को ये है कि उनके स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो उनका यूज़ करते हैं। अच्छा, उनके पास जो कंटेंट डेवलपर्स हैं वो भी पीएचडी नहीं है हिंदी में, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत ही शुद्ध भाषा, बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में उन चीज़ों को लिख पाएँ, है कि नहीं। तो आपको स्वयं समझना होगा सर कि अगर आप अपना कीमती समय, अपनी पूरी जवानी, जो कि 20 से लेकर 30 साल का उम्र एक पूरी जवानी मानी जाती है इंसान की, जिसमें वो काफ़ी यंग रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपकी एनर्जी एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे, एक अच्छा फल दे, आपको आपका सिलेक्शन हो, तो आप मेरी बात मानिए। आप कोशिश कीजिए कि आप हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी पारंगत हों। आपको बहुत समय नहीं लगेगा सर, आप मुश्किल से 6 महीने से 1 साल में आप लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ सीख जाएंगे। तो अपने हथियार बदल दीजिए। अगर आपको लगता है तो कि अगर मुझे उस फील्ड में उतरना है जहाँ पे लड़ाई केवल इंग्लिश में हो रही है और वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको माध्यम बदलने में हर्ज क्या है। आप बदलें माध्यम को, नहीं तो फिर आप अपने स्तर को उस लेवल तक ले जाएं, उतनी ऊंचाई पे ले जाएं जहां आप हिंदी माध्यम में भी आप उन गद्यांशों को अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि जो गूगल से ट्रांसलेटेड इंग्लिश होती है वो फिर बहुत क्लिष्ट हो जाती है, क्योंकि वो फिर जैसे मान लो कहीं दरवाज़ा लिखा हुआ है और आपको किवाड़ पता है, वो तो दरवाज़ा लिखेगा, है कि नहीं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जाएं, अवरोधक, बैरियर को अवरोधक। अब ऐसे वर्ड्स हैं जो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, जैसा हमने मुन्ना भाई वाले फिल्म में देखा है कि बड़े बड़े भारी भारी वर्ड फेंकना। तो बड़े बड़े भारी भारी वर्ड क्या होते हैं, वही ट्रांसलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप दूसरे भाषा में भी पारंगत होइए और खुद को मजबूत कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से लगे रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी का भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपीएससी का भी फॉर्म आ चुका है और यूपीएससी का भी फॉर्म फिल हो चुका है। अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए आप सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।